आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2 साल बेमिसाल है और साया काम हो रहा है साया सरकार में? क्योंकि सारी समस्याएं 1-5 साल में या समाप्त नहीं किए जा सकते। समस्याओं के स्तर को कम किया जा सकता है। नहीं हो पाया था। जब हम आपसे 1 साल पहले चर्चा किए थे तब आपने कहा था कि ये बन जाएगा। अभी वो रोड बन चुकी है, तो कहाँ पे दिक्कत, कहाँ पे पेच फंस रहा था? महज 2 सालों में ही अगर समस्या का निदान हुआ है, वो भी ऐसे समस्या जो इस क्षेत्र में मंत्री रहते हुए 5 सालों में ख़त्म नहीं कर पाए। 3 साल और बाकी, इनको देखना है कितना काम कर पाते नहीं कर पाते। तो लगता है कि किसी भी प्रकार का दबाव एक विधायक के ऊपर में रहता है, ऊपर का? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये सीतापुर क्षेत्र हमेशा से विकास के लिए तरसने जैसा निगाहें हमेशा से लोगों की रही है और मैं स्वयं इस क्षेत्र का रहा, मैं देखा हूँ। आपके द्वारा एक कोचिंग सेंटर लॉन्च किया गया है, विधायक एमएलए कोचिंग सेंटर। वो अभी हम वहाँ गए थे सर, बहुत अच्छे से वहाँ संचालन हो रहा है। जो दूर दराज के अंचल के लोग हैं, बच्चे हैं, वहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत खुश है। तो किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाने के लिए आपकी योजना है? तो मन ही मन में कल्पना कर रहा था कि मैं तो मुखर्जी नगर की ही संघर्ष की कहानी सुना हूँ, लेकिन आज एमएलए एजुकेशन कोर की संघर्ष की कहानी अगर दूर जंगल में बसे हुए गांव के एक स्टूडेंट्स को खींच के यहाँ ले आ रहा है कि तुम आईएएस बनो। जी, क्योंकि हम जानते हैं जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं सबको तो नौकरी मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई करने के बाद अगर नौकरी नहीं मिल रहा तो उनके लिए क्या कुछ आपके पास प्लान है कोचिंग गाइडेंस के लिए? मैंने सीतापुर में जैसे ही एमएलए बना एक पॉलिसी बनाया SSSVR करके। मैं समझता हूँ किसी भी मैथमेटिक को सोल्व करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। आप दौरे में गए थे तो आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जब आप एक महिला के साथ उनका बर्तन धो रहे थे उनके साथ में। तो ये कैसे, क्या कुछ हुआ कि ये, या फिर ये पॉपुलैरिटी गेन करने या फिर अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉपुलैरिटी गेन ही करने का विषय होता तो हम तो रोज़ जंगल में चलते हैं। अपने आप को तैयार समझते हैं मंत्रिमंडल में जाने के लिए, काम करने के लिए? अभी नहीं, क्योंकि अभी सीतापुर के लिए हमें बहुत काम करना है। और कई बार मुझे पहले पूछे भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी निर्वाचित एमएलएज हैं सबसे जूनियर मैं हूँ, हर लिहाज से जूनियर हूँ। राजनीति का 2 वर्ष मेरा है, विधायकी का 2 वर्ष मेरा है। जी, नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की 2 वर्ष पूरा हो चुका है। ऐसे में हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, वहां की आम जनता से चर्चा कर रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना कुछ बदलाव इन 2 वर्षों में आया है। जहां हम बात करें बीजेपी की तो उनका कहना है कि जो 2 वर्ष में काम हुआ है वह अप्रत्याशित है। साया सरकार में काम साया हो रहा है, लेकिन जनता क्या कहती है? हम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ मेहमान है सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामकुमार टोप्पू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2 साल बेमिसाल है और साया काम हो रहा है साया सरकार में? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो आकलन है ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर होना चाहिए और राजनीति में मैं समझता हूँ कि एक तुलनात्मक कड़ी होना चाहिए और उसी से आंकड़ा निकलता है। क्योंकि सारी समस्याएं 1-5 साल में या समाप्त नहीं किए जा सकते। समस्याओं के स्तर को कम किया जा सकता है। और मैं तो यहीं पर पला बढ़ा हूँ और इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानता हूँ, गैर राजनीतिक व्यक्ति रहा। तो ये आंकड़ा लगाना आसान है कि पहले किस अपेक्षाएं से यहाँ काम होती थी और आज किस स्तर पे हो रहा है। लेकिन मैं तो फिर भी मान लीजिए मुझे काम कर रहा हूँ तो लगता होगा कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट एक्चुअल में पब्लिक भी बहुत अच्छे से बताएंगी। और आज जब हम उन तक पहुँच के काम करने का कोशिश कर रहे हैं तो उनका भी कहना यह होता है कि हमने इसके लिए 100 बार आवेदन दिए हैं। 100 बार आवेदन के आंकड़े कम नहीं हो सकते। और फिर भी सोचिए कि अगर 100 बार आवेदन देने की ज़रूरत पड़ा किसी समस्या के लिए तो निदान नहीं हुआ तो क्या मजबूरी थी होगा। और आज विष्णुदेव साय जी के सरकार में 100 आवेदन नहीं, उनका जनप्रतिनिधि स्वयं समस्या तक पहुंच के दूर करने का कोशिश कर रहा है। तो सोचिए कि 100 आवेदन से भारी है। जी हाँ, 100 आवेदन की बात करें सर, सैकड़ों आवेदन दिए गए थे ये जो अंबिकापुर सीतापुर रोड की उसको बनवाने के लिए, नहीं हो पाया था। जब हम आपसे 1 साल पहले चर्चा किए थे तब आपने कहा था कि ये बन जाएगा। अभी वो रोड बन चुकी है, तो कहाँ पे दिक्कत, कहाँ पे पेच फंस रहा था? ये काम करने का जनप्रतिनिधि के मन में एक इच्छा होनी चाहिए और किसी भी समस्या के लिए बिना लड़े दूर नहीं होता है, चाहे वो लड़ाई किसी भी स्तर का हो। दृढ़ शक्ति होना चाहिए और
मैं धन्यवाद करता हूं विष्णुदेव साय जी का कि इस 2 साल में ही आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल ये जो सड़क की बात कर रहे हैं, धूल से सना रहता था जी। पिछले इंटरव्यू में ग्रामीणों का आक्रोश भी आपने कैप्चर किया होगा जी। और महज 2 सालों में ही अगर समस्या का निदान हुआ है, वो भी ऐसे समस्या जो इस क्षेत्र में मंत्री रहते हुए 5 सालों में ख़त्म नहीं कर पाए, जबकि एक मिनिस्टर के लिए बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, वो भी मुख्य सड़क, वो भी मुख्यालय का। तो आज मैं उनके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस 2 साल में ही इस सड़क को आज एक अच्छा देखने लायक बनाया है और एक स्थायी नहीं है। अभी इसमें स्थायी विकल्प के रूप में एक टेंडर भी लगा है और इस शहर को सुंदर बनाने के लिए स्थायी पानी निकासी के लिए योजना से लेके तमाम चीज़ें बना हुआ है और टेंडर लगा है जी। हाँ, इसके बाद इसमें एक स्थायी सड़क बनेगी, बहुत अच्छा। जी, आपने कहा था सर कि अगर व्यवस्थाओं जो सुविधाएं हैं उनको अगर आम जनता तक पहुंचाना है तो रोड की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर काम करने के लिए मैं तैयार हूं। तो इन 2 वर्ष में जब हम बात करते हैं तो रोड कनेक्टिविटी के मामले में कितना कुछ काम हो पाया है, विस्तार हो पाया है, और जो सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए थे कितना पहुंच पाया है? सीतापुर क्षेत्र पहुँच विहीन बहुमूलता क्षेत्र के रूप में आकलन किया जा सकता रहा है। इसका कारण यह है कि दूर दराज जो हमारे सीतापुर विधानसभा का बसाहटें हैं वो ज़्यादातर मैन पार्ट हो गया, पहाड़ियों में जंगलों में बसा हुआ क्षेत्र है। बतौली का कुछ आधा क्षेत्र ऐसे ही है, सीतापुर का भी लगभग 10-15% क्षेत्र ऐसे ही है। तो यहाँ पे ऐसा स्थिति रहा कि कनेक्टिविटी जो है ना, सड़क का ये प्रॉब्लम था और लोग बसाहटें, ग्राम पंचायत बहुत सारे ऐसे थे जहाँ जाने के लिए सड़कें नहीं। इस कारण से क्या है कि लोग बीमार पड़ने से खाट में उठा के लाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि वहाँ तक न एम्बुलेंस पहुँचती है ना उनका कोई भी दूसरी गाड़ियाँ। तो इन चीज़ों को चिन्हित करके मैंने ये समझ लीजिए कि बहुत सारे, लगभग ये कह सकते हैं कि आज अगर आंकड़न किया जाए तो लगभग 5 ग्राम पंचायत की बसाहटें ही बचे होंगे जो कनेक्टिविटी से दूर होंगे, और वो बचे हैं जो एक एक घर अगर कहीं बीच जंगलों में बसे होंगे तो उनके लिए सड़क नहीं बनाया गया है। बाकी 50 घर की बसाहटें से लेके 20 घर की बसाहटें तक का भले ही कच्चा सड़क गया हो, ये इस 2 सालों में हम लोगों ने बनाया है और मेरा संकल्प है कि पूर्ण रूप से पहुँच विहीन जैसे शब्द को इस क्षेत्र से समाप्त करना। जी, बहुत बड़ा आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं सर। अब बात करते हैं स्वच्छ पेयजल की, इस पर भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पिछले बार भी आपने इसका जिक्र किया था, तो इस दिशा में कितना आगे बढ़ पाए हैं आप? एक देखिए, इस 2 साल में हमको पिछले गर्मी में कठिन ट्रेंड में गाड़ी घुसाना या पहुँच विहीन का सड़क बनाना एक गर्मी का ही समय मिलता है। और पिछले गर्मी में पंचायती चुनाव का जो आचार संहिता था उसमें काम करने में रुकावटें हुई, क्योंकि नया स्वीकृति कराना आचार संहिता के समय में दिक्कत है, नहीं हो पाएगा। तो ये पहला ऐसा चुनाव जीतने के बाद ये सीज़न हमको मिला है जो कि 6 महीना जो है ना, इन सभी पेयजल की व्यवस्था पहुंचाने से लेके इन तमाम चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता है। और हम लोगों ने रोड मैप तैयार कर लिया है और कई सैंक्शन भी दिए हैं, और ऐसे ऐसे जगह पे हम लोग पेयजल की व्यवस्था पहुंचा रहे हैं जहां आज़ादी के बाद पहली बार वहां के लोगों ने हैंडपंप देखा होगा जी। अभी और वहां तक गाड़ी पहुंचाने में कितनी परेशानी गई, क्योंकि पहुंच विहीन भी है। तो पहुंच विहीन के साथ साथ पहुंच से भी कनेक्ट हो रहा है और पानी भी पहुंच रहा है। यानी रोड इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि अगर ये बन गई तो पानी भी पहुँचेगी, एजुकेशन भी पहुँचेगा, बिजली, तमाम चीज़ें पहुँचेगी जी। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर सर अभी हम यहाँ हॉस्पिटल में गए थे तो जो अस्पताल की व्यवस्था है उसमें बदलाव की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, पिछले बार की तुलना में कुछ सुधार आया है। इस दिशा में क्या कुछ करने का प्रयास किया जा रहा है? आपने हमारे 100 बेड अस्पताल को ज़रूर कैप्चर किया होगा जी। आप जब आए थे उस समय 100 बेड का बोर्ड नहीं लगा था। हाँ, नहीं लगा था। यहाँ 30 बेड संचालित होते थे, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा अभी इस अस्पताल को 100 बेड किया गया है और डॉक्टरों की सेटअप स्वीकृति भी हुई है, पोस्टिंग जारी है। ये पूरा सेटअप हो जाने के बाद में 100 बेड के आधार पर ये समझ लीजिए कि इस क्षेत्र को चिकित्सक स्पेशलिस्टों के द्वारा भी यहाँ पे नियुक्त होंगे, तो सारी सुविधाएं मिलेंगी। और अभी आप एकोमोडेशन के लिहाज से देखे होंगे कि पिछले साल के अस्पताल और अभी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सामान्य वार्डों में भी हमने वातानुकूलित व्यवस्था किया है। यहाँ पहली बार सीतापुर में ऐसा हुआ है कि सफल ऑपरेशन से डिलीवरी हुए हैं। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बड़े शहरों में ये कॉमन हो सकते हैं, लेकिन सीतापुर जिस समस्याओं से जूझ रहा था, आज अगर मैं कहूँ कि आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ पे
आज इस अस्पताल का लगभग 25 वर्ष हो चुके होंगे। तो 25 वर्ष में पहली बार अगर डिलीवरी सफल यहाँ पे क्रिटिकल केस सर्जियन से किए जाते हैं तो ये उपलब्धि है और यही स्वास्थ्य में सुधार है। जी, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा सर। जब पूर्व मंत्री यहाँ से जो भगत जी उनसे हम चर्चा किए थे तो उनका कहना है कि ये नौसिखियाँ हैं, नए नए बने हैं, इनको पता नहीं है काम कैसे करना है, अभी 3 साल और बाकी, इनको देखना है कितना काम कर पाते नहीं कर पाते। तो लगता है कि किसी भी प्रकार का दबाव एक विधायक के ऊपर में रहता है ऊपर का? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये सीतापुर क्षेत्र हमेशा से विकास के लिए तरसने जैसा निगाहें हमेशा से लोगों की रही है और मैं स्वयं इस क्षेत्र का रहा, मैं देखा हूँ कि विकास तो छोड़िए, यहाँ विधायक क्या होता है ये ग्रामीण अंचलों में लोग देखने के लिए तरसते होंगे। हमें अगर विधायक से मुलाकात करना होता तो अंबिकापुर लोगों को जाना पड़ता, क्योंकि 20 साल से हमारा यहाँ का लोकल विधायक नहीं रहा। बाहर से आए विधायक ही लड़े और वहीं से संचालन किए। लेकिन आज किसी को भी मुलाकात करना होता है तो एक हमारा प्रॉपर निवास है, हमारा कार्यालय है, प्रतिदिन हम यही मुलाकात होता है, मेरा यही कर्म भूमि है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाता। तो ये पहला विषय है। और विकास की अगर आप देखेंगे तो किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है आज मुख्यमंत्री जी के संरक्षण पर, क्योंकि वो इसी संभाग से भी हैं और हमेशा उनकी अनुकंपा रहती है कि इस विधानसभा में विशेष काम करने की आवश्यकता है। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि जो हमारे जन्म से भी पहले की मांगें थी यहाँ सीतापुर में कि कई पुल ऐसे हैं जो मांग के लोग थक गए, इसके कारण से 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा उनको चक्कर काटना पड़ रहा है 5 किलोमीटर की दूरी को। आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में वो पास हुआ है, बनने की प्रक्रिया जारी है। तो विकास के लिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है और मैं तो कहूँगा कि मैं सीख रहा हूँ और अगर सीखने में ही मेरे जन्म से पूर्व की मांगे को अगर पूरा किया जा रहा है तो जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन कैसे काम करूँगा मैं आकलन करता हूँ। जी, अभी सर चूँकि धान बेचने का समय चल रहा है, किसान लोग अब इसमें व्यस्त हैं, तो उनकी एक समस्या ये है कि जो ऑनलाइन सिस्टम किया गया जिसकी वजह से उनको समस्याएं हो रही है टोकन काटने में, तो इसको लेकर क्या कुछ किया जा सकता है ताकि उनकी जो समस्या है वो थोड़ा आसान हो सके? आज से 15 दिन लगभग पूर्व किसानों के द्वारा मेरे पास एक समस्या आई थी, यही धान बेचने में समस्या को लेकर। मैंने एक डाटा निकाला जिसमें 2400 कुछ किसान हमारे पूरे क्षेत्र में जिनको धान बेचने में प्रॉब्लम था। इसका डाटा निकाल के मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था और अभी जो है ना 2000 से ऊपर किसानों का रकबा ठीक हो गया है। अभी मेरे जानकारी के अनुसार लगभग 300 से 400 ऐसे किसान होंगे जिनको समस्या है। कल ही मैंने उनके रीडाटा कलेक्ट करके दोबारा वहाँ विभागों में बात किया है, लाइनअप हो रहा है और एक एक करके सुधार हो रहे हैं। ये इसलिए भी ऐसा हुआ क्योंकि कभी भी कोई चीज़ें नया लॉन्च होता है तो उसमें खूबियाँ और खामियाँ दोनों आती हैं और ये उसी के तहत है। लेकिन ये आखिरी समस्या है। इस पोर्टल के बाद में जब हर साल जब धान बेचने की बारी आएगी तो किसानों को बार बार किसी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, पीएम सूर्य घर योजना चालू किया गया है, लेकिन इसी बीच देखते हैं कि जो बिजली का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सर, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो क्या ये दोनों आपस में कनेक्ट है ताकि जो एक आम जनता है वो सोलर पैनल की ओर मूव करे? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले 5 वर्षों में बिजली बिल नहीं आया। मैं समझता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ राज्य में सभी जगह हुआ होगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो हुआ। अब बिजली बिल नहीं आया, गवर्नमेंट ने क्या बोली कि बिजली बिल हम माफ़ किए, शायद ऐसे बोली होगी। मैं उस समय राजनीति में नहीं था और सभी यही धोखे में रह गए कि बिजली बिल नहीं आ रहा, इसका मतलब सच में बिजली बिल माफ़ हो गया है। लेकिन आज पूरा इंक्लूड होकर बिजली बिल आया एक साथ। तो अब ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। अब उनका कहना यह है कि भाई बिजली बिल तो आया नहीं क्योंकि माफ़ हो गया था। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण है कि कांग्रेस के गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के साथ में धोखा करने का काम किया। अगर माफ़ करना था तो 5 साल की गवर्नमेंट है, सारी चीज़ें क्लियर करके जाने चाहिए थे। लेकिन सच बताऊं तो इन्होंने माफ़ नहीं किया, ना ही बिजली बिल भेजा। तो ऐसा क्यों किया होगा इन्होंने, ये बहुत विचार करने की ज़रूरत है। जनता तो ये सब चीज़ें नहीं देखती, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और अभी जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि जो हाफ बिजली बिल की 400 यूनिट थी उसमें कुछ घटाया गया था। अभी मुख्यमंत्री जी के पहले 100 था, अब 200 कर दिया। हाँ, अभी मुख्यमंत्री जी ने 200 उसको किया है। तो इससे जो आम ग्रामीण हैं उनको राहत मिलेगी। और बिजली बिल कई बार जो है ना
स्मार्ट मीटर के गलत रीडिंग के कारण से भी होता है। तो ये भी नया लॉन्चिंग के कारण से ऐसा परेशानी हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि इस विषय में चर्चाएं भी चल रहा है कि ये सुधार होंगे। और निरंतर हमारे पास भी ग्रामीण आते रहते हैं, तो उनको यही आश्वासन रहता है कि ओवर बिजली बिल आ रहा है अगर फॉल्ट से तो जांच करा के उसको ठीक करेंगे जी। और अगर ज़्यादा भी आया है, अगर सही भी है तो उसमें विकल्प निकालेंगे। जी, जो पीएम सूर्य घर योजना है उसको किस प्रकार से हम तेज़ी ला सकते हैं उसमें, चूँकि अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे छत ऐसे जो खाली है, तो उस तक अगर सूर्य घर सोलर पैनल अगर फिट करना पहुंचाना है तो उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। तो कैसे आप जनता तक पहुंच पाएंगे, उनको समझा पाएंगे कि आप इस तरफ आइए? ट्रैवल सीटों में थोड़ा परेशानी है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये आदिवासी बहुमूल है और हमारे क्षेत्र में किसी भी स्कीम को लॉन्च करने के लिए थोड़ा परेशानी है, क्योंकि सोलर पैनल लगाना और उसको उसी आधार पर लोन सेंक्शन कराना आम ग्रामीणों का, तो ये थोड़ा कठिन है। लेकिन हम लोग फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि जनता का इस तरफ रुझान आए, क्योंकि ये बेनिफिट योजना है। अगर ये चीज़ लगाते हैं तो सच में ये है कि बिजली बिल जो है ना वो माइनस की ओर जा सकता है। और कई लोगों ने लगाया है, उनका प्रतिक्रिया आता भी है जी कि बिजली जितना खपत करते हैं, अगर उसके अतिरिक्त अगर बिजली का उत्पादन हो रहा है तो वो गवर्नमेंट के पास जाती है और उसका पैसे भी आपको मिलते हैं। जी, आपके द्वारा एक कोचिंग सेंटर लॉन्च किया गया है, विधायक एमएलए कोचिंग सेंटर, वो अभी हम वहाँ गए थे सर, बहुत अच्छे से वहाँ संचालन हो रहा है। जो दूर दराज के अंचल के लोग हैं, बच्चे हैं, वहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत खुश है। तो किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाने के लिए आपकी योजना है? अभी इसके पीछे कुछ दिनों की घटना है। मैं कोचिंग सेंटर गया था, एक स्टूडेंट जो है ना वो भागते हुए आ रही थी। मैंने उसको रोका कि लेट क्यों हुई, तो बोली कि सर थोड़ा लेट हो गया आने में। तो मैं बोला रोज़ लेट करते हैं क्या आप? तो थोड़ा घबराई और जब मैं दबाव देके पूछा तो बताई कि सर मैं 5 घर में बर्तन धोने के लिए एग्रीमेंट की हूँ और सुबह उठने के बाद मैं 5 घर में बर्तन धोती हूँ, उसके बाद फिर मैं क्लास में आती हूँ तो थोड़ा लेट हो जाता है, हर दिन आधा घंटा में लेट आती हूँ। तो मैं बोला ऐसे क्यों करती हैं आप, यहाँ पढ़ने के लिए आई हैं? तो उसका कहना यह है कि बर्तन धोने से मेरा घर का जो है ये अपने रूम का किराया निकल जाता है और पढ़ने का जो खर्चा है वो भी पूरा हो जाता है। तो मैंने पूछा कहाँ की है? तो वो ऐसे गांव का नाम ली जो जंगल में बसा हुआ एक ऐसे ग्राम पंचायत है, दूर दराज में, यहाँ से काफ़ी दूर है। तो मन ही मन में कल्पना कर रहा था कि मैं तो मुखर्जी नगर की ही संघर्ष की कहानी सुना हूँ, लेकिन आज एमएलए एजुकेशन कोर की संघर्ष की कहानी अगर दूर जंगल में बसे हुए गांव के एक स्टूडेंट्स को खींच के यहाँ ले आ रहा है कि तुम आईएएस बनो, और वो भी बर्तन धोने पर भी मजबूर है केवल इसलिए कि मैं पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। तो आज मुझे उस दिन लगा कि नहीं, सच में ये संस्था अच्छा है और भविष्य में इसका अच्छा रिजल्ट आएगा, और इसके लिए बस क्षेत्रवासियों को जो है ना प्रेरणा मिलने की ज़रूरत थी। और आज मुझे लगता है कि इस संस्था को खोल के वाकई में जीवन का एक ऐसा काम किया है हमने जिससे कि कलेक्टर बनने के लिए गरीबी सामने नहीं आ सकती है। जी, क्योंकि हम जानते हैं जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं सबको तो नौकरी मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई करने के बाद अगर नौकरी नहीं मिल रहा तो उनके लिए क्या कुछ आपके पास प्लान है कोचिंग गाइडेंस के लिए? मैंने सीतापुर में जैसे ही एमएलए बना एक पॉलिसी बनाया SSVR करके। मैं समझता हूँ किसी भी मैथमेटिक को सोल्व करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। सीतापुर भी वैसे ही है, यहाँ अनेक समस्याएं हैं, तो यहाँ अगर सोल्व करना है उसको तो हमको एक पॉलिसी या सूत्र की ज़रूरत पड़ेगा। तो मैंने बनाया, उसमें जो आप बता रहे हैं इसके लास्ट लेटर में मैंने R करके रोज़गार लिखा। और रोज़गार के लिए हम बहुत सारे युवाओं के लिए ऐसा कई योजनाएं भी लेकर आ रहे हैं जो इंडिविजुअल लेवल में, जैसे रीपा हो गया, पिछले गवर्नमेंट ने खोली थी, आज लगभग जगह में सब बंद है, केवल बने हुए हैं। अब उनके धूल को हटा के हम लोग दोबारा रीसंचालन का काम कर रहे हैं। और आज देखिए सीतापुर विधानसभा में कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग का जो है ना युवाओं ने प्लांट डाला है, और उनका सप्लाई जो है ना, उनका ब्रांड माने केवल राज्य भर तक सीमित नहीं रहा, वो बाहर भी सप्लाई नेटवर्क वो लोग बना लिए हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। अभी कुछ लोगों ने आया था कि हम जो चैन बनाने का वो चीज़ चालू करेंगे, तो ये हो रहा है। अभी हमारे क्षेत्र में स्वयं सहायता महिला लोग सरफ साबुन वगैरह बनाने का काम कर रहे हैं। कल हमारे से मुलाकात की थी कि बोला सप्लाई में दिक्कत आ रहा है, तो हम उनका पूरा हेल्प करेंगे कि गवर्नमेंट सप्लाई भी उनको मिले, तो ये भी बढ़ जाएगा। पर्यटन क्षेत्रों में जब हम एमएलए बने उस समय मैन पार्ट का जो पर्यटक का रेशियो था 20 से 22 हज़ार लगभग रहा, आज 70,000 से पार कर गया मैंने 2 सालों में। तो जिसका अगर मूंगफली का भी दुकान था, अगर सालाना उसका 10,000 आमदनी थी मूंगफली से, आज वो 1 लाख हो चुकी है।
और जहाँ एक दुकान थे वहाँ 4 हो चुके हैं। तो मेरा भी ये चीज़ है कि सरकारी नौकरियाँ सभी को संभव नहीं रहती, लेकिन जो पढ़ लिखे बाकी लोग हैं या नहीं पढ़ पाए उनके लिए क्या करें। तो उनके लिए पर्यटक हमारे पास बहुत सारे स्कोप हैं कि पर्यटन वो चीज़ में दुकान डाल सकते हैं, अपने कला के मुताबिक बहुत सारे चीज़ें खोल सकते हैं। ऐसे स्किल डेवलपमेंट का हम लोग चलाते रहते हैं। जी, अभी हम सर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के जो महिलाएं बुजुर्ग उनसे हम चर्चा करते हैं। तो एक समस्या यहाँ भी है, जैसे कि अगर जो पेंशन की बात आती है तो कई लोग ऐसे जो पात्रता रखते हैं लेकिन पेंशन नहीं मिल पा रहा है या फिर कुछ समस्याएं आ रही जिसकी वजह से पहुँच नहीं पा रहा सही जगह पर। और कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जो जिनका आवास तो पास हो चुका है लेकिन उनको जब पैसे जो खाता आता है किस्तों में तो उनको डालने के लिए पैसे की मांग किया जाता है बिचौलिए के द्वारा। तो इस प्रकार से भी आपके पास शिकायत आती है, अगर आती है तो फिर इसे कैसे निपटेंगे आप? इसके लिए देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ कि कभी भी प्रधानमंत्री आवास में अगर बिचौलियापन कोई आके ठगी करता है कि नहीं हम पैसा बना देंगे, हम घर बना देंगे, पैसा निकाल दो, तो इससे बचें। और मैं निरंतर अपने स्पीच में भी ग्रामीण अंचल में कहते रहता हूँ और जो हमारे जनपद के सीईओ हैं, सचिव हैं, उनके माध्यम से भी जागरूकता हम लोग करते रहते हैं, पार्टी कार्यकर्ता के माध्यम से भी कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड के नए नए तरीके आते हैं, उनसे बचें। क्योंकि घर अगर स्वयं सक्षम नहीं है बनाने के लिए तो एक सरकारी लाइन से बताया जाए कि हम सक्षम नहीं है। और बताना क्या, हम लोग देखते भी हैं, जैसे कोरवा समाज के लोग हैं बसे हुए, तो उनको निगरानी करते हैं। कई बार ऐसे विषय आए हमारे पास तो उस पर कार्रवाई भी हुई। और पेंशन वाला जो बात आप बोल रहे हैं, जब आधार कार्ड बने पहले सर्वे जब हुआ शासन की तरफ से, तो उस समय मैं देखता हूँ कि गांव के 70% बुजुर्ग लोग हैं, सबका जन्मदिन 1 तारीख है। आपने गौर किया होगा इस जी, सही बोल रहे हैं आप। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि पेंशन वगैरह में पात्रता नहीं होना, क्योंकि उम्र बुजुर्ग हो गया लेकिन जन्मतिथि देखने से आज भी उनका उम्र जो है ना 40 साल है, 30 साल है। ये बहुत अजीब सा एक डाटा है, मैं बता रहा हूँ। और इसके सुधार के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं और अन्य रास्ता से भी उनको पेंशन दिलाने का दूसरे दस्तावेजों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको बारीकी से ना देखा जाए तो इसमें हो क्या रहा है कि मान लीजिए हम उसने अप्लाई किया, ग्राम पंचायत ने उसी डाटा के बेसिस पर भेज दिया, आगे रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग पेंशन के लिए भी समस्या में जूझते रहते हैं। जी हाँ, पिछले बार आपने कहा था सर, ये एक डाटा भी आया था निकल कर न्यूज़पेपर में कि कई 100 एकड़ जो ज़मीन है आदिवासियों को उस पर उसको गलत तरीके से अपने नाम कर लिया गया है। तो इस पर अब जांच की बात कही थी, तो इस पर कितना आगे हो पाया काम? ये मैनपाट क्षेत्र में ऐसा ज़मीन का फर्जीवाड़ा हुआ है और इस पर जांच अभी भी जारी है। कुछ लोगों ने FIR भी हुआ, कुछ लोगों के ऊपर अदालत से जमानत पर बाहर भी हैं। ये निरंतर जांच भी जारी है। लेकिन जब जब चुनावी माहौल आता है, आचार संहिता लगती हैं, तो बहुत सारे काम प्रभावित होते हैं। शायद इसलिए आज 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल जो आया है, अगर ये हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि किसी भी विधानसभा में एक जनप्रतिनिधि के लिए काम करने का जो 5 साल है वो ख़राब नहीं होगा, वो निरंतर अच्छे से काम हो सकती हैं। और अटक के जब काम होता है तो जांच प्रभावित होता है। वैसे ही कई बार आचार संहिता लगना, कई चीज़ें होना, इससे जांच प्रभावित होता है। बाकी जितने फर्जीवाड़ा हुए हैं, सारे फर्जीवाड़े पर जांच निरंतर जारी है। जी सर, क्योंकि आप एक युवा हैं, युवा विधायक हैं, बहुत से ऐसे जो युवा वर्ग है वो आपसे बहुत अपेक्षाएं लगा के रखे हैं। तो क्या जो यहाँ कोचिंग कर रहे हैं, इसके अलावा जो बहुत ऐसे जो पढ़े लिखे हैं फिर जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था अपनाई जाएगी आपके विधानसभा क्षेत्र में ताकि उनके हाथों को रोज़गार मिल सके? मैं बताया ना इसमें कि जितने भी नए पर्यटन स्थल बन सकते हैं, पर्यटन को हम लोग रोज़गार का सबसे बड़ा साधन माना है। क्योंकि आज निरंतर पर्यटकों का संख्या जो है ना मैनपाट में बढ़ते जा रहा है। और आप मैनपाट जाएंगे तो ज़रूर देखना कि मैनपाट में जो पढ़े लिखे युवा हैं वहाँ कैंपेनिंग शुरू किए हैं। अगर मान लीजिए वो 10 टेंट का सक्षम है तो 10 टेंट लगाया, कोई 20 है तो 20 है, 5 लोग ग्रुप बना लिए उसमें लगाएं। और आज मैनपाट में पर्यटक बढ़ने के बाद में कोई भी होटल खाली नहीं है, पूरा 12 सीजन में खाली नहीं है, टेंट भी खाली नहीं है। तो 500 रुपया में एक नाइट के लोग टेंट देते हैं, तो समझिए कि अगर 10 टेंट है तो 5000 रुपया उसका आराम से आ गया। तो ऐसे एक जगह पे नहीं है, माने आप जाके देखना कि ये समझ लिए 50 से ऊपर जगहों पर ऐसा, और ये युवा लोग ही हैं जो कर रहे हैं। कई बार पैराग्लाइडिंग दिखेगा आपको, कई जगह पे स्पेशल फूड का दुकान लगाए हैं। तो जब कोई स्कोप दिखता है ना तो अपने आप प्रेरणा मिल जाती है।
और हम यहाँ से निरंतर यूथ का ग्रुप बना कर उनको, जैसे मैंने अभी बताया था कि बोला एक कॉफ़ी शॉप खोलो, क्योंकि मैन पार्ट के पर्यटन पॉइंटों में कॉफ़ी नहीं मिलती। तो मैंने उनको बताया कि ग्रुप बना के हमको दीजिए, हम प्रोत्साहित करेंगे, एक कॉफ़ी स्टॉल बनाओ, ब्रांडिंग कर दो और अच्छा कॉफ़ी बनाओ, पर्यटकों को पिलाओ। आपका 1000 रुपया 2000 रुपया आमदनी एक दिन का कहीं नहीं जाएगा। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं जी। सर, महिलाएं ज़्यादातर परेशान हैं, जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके पीछे उन लोग ना नशा को कारण मार रहे हैं, क्योंकि अभी आजकल शराब मिलना एक आम बात हो गई, क्योंकि नई नई दुकानें खुल रही हैं। तो इस पर लगाम या प्रतिबंध करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं ताकि सुरक्षित वातावरण बन सके? अभी सीतापुर क्षेत्र, देखिए आदिवासी क्षेत्र में कुछ लीटर गाइडलाइन के मुताबिक आदिवासी प्रथा के अनुसार शादी ब्याह या किसी कार्यक्रम में रख सकता है, ऐसा कानूनन प्रावधान है। इसके अलावा अगर कोई तस्करी कर रहा है, उन पर निरंतर कार्रवाई भी हो रही हैं। अब मैं देखा कि कई गांजा तस्करी यहाँ होते थे, इंजेक्शंस के कई समस्याएं थी सीतापुर में, जगह जगह पर खाली निर्देश देखे जा सकते थे। अभी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे नशीले चीज़ों पे कोरेक्स हो गया, कई जो मेडिकल दुकान है ऐसे उन पे कार्रवाई भी हुई, और निरंतर हम लोग की नज़र बनी हुई है, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन होते रहता है, क्योंकि ये सब कठिन है, एक अभियान भी चलाने की ज़रूरत है। और हम लोग इस पे चैन कटिंग के लिए बहुत काम कर रहे हैं कि ये जो अदर नशीले चीज़ें हैं उस पर काम किए जा सकें। जी, आप दौरे में गए थे तो आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जब आप एक महिला के साथ उनका बर्तन धो रहे थे उनके साथ में, तो ये कैसे, क्या कुछ हुआ कि ये, या फिर ये पॉपुलैरिटी गेन करने या फिर अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉपुलैरिटी गेन ही करने का विषय होता तो हम तो रोज़ जंगल में चलते हैं। मैं कई बार पत्रकारों को ही बुलाता हूं कि चलिए चलते हैं, तो कई बार आते भी हैं और कई बार नहीं भी आते। तो इसका रीज़न ऐसा नहीं है कि पत्रकार को बुलाना या कैमरे के सामने करना ये पॉपुलैरिटी हो सकती है, पॉपुलैरिटी ही नहीं है। लेकिन आज जो है वहाँ की स्थिति वो कल नहीं होगी, और आज जो है उस स्थिति कैप्चर करने के लिए कैमरे की ज़रूरत है, ताकि आने वाला हिस्ट्री ये याद रख सके कि कभी यहाँ ऐसे था। जी, इसलिए भी ये होता है। और हम एक दौरे में गए थे, उनका कहना है कि यहाँ पे कि कभी भी कोई विधायक नहीं आया। तो कॉमनली हम गए तो एक महिला से हमने सीधा नाम पूछा कि यहाँ के विधायक कौन है करके, तो उन्होंने नाम बताया। तो ये समझ लीजिए कि मुझे ये महसूस हुआ कि जंगल के उस बीच में बसा हुआ एक अकेला घर, और ऐसे समाज की व्यक्ति जो कभी न्यूज़, टीवी या मोबाइल से दूर हैं, अगर वो भी नाम लेता है तो ये समझ लीजिए कि अट्रैक्शन ऐसे ही बन जाता है कि मैंने मन खिंचा जाता है कि हाँ, कि मैं इनके लिए कुछ करूँगा। तो अगर व्यक्ति बैठ जाता है उसके साथ कॉमन चर्चा करते हुए, जैसे मैं एक आदिवासी समाज का व्यक्ति हूँ और गांव के परिवेश में जिया, मैंने खाना भी बनाया, बर्तन भी धोए, तमाम काम किए हैं, धान बोए हैं, सब कुछ किए हैं। और अगर आज कहीं पर जाते हैं और अगर युवा धान बो रहा है और लगता है कि बात करते हुए हम भी अगर कांधे में ले लिए, तो पॉपुलैरिटी गेन नहीं हो सकती, वो दिखावा नहीं हो सकता, ये हमारे नेचर है। सर, एक बात निकल कर सामने आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा बदलने की बात चल रही है। आपको भी लगता है कि इस प्रकार की बात बीजेपी संगठन के अंदर चल रही है? नहीं, ये देखिए, संगठन में हम लोग भी हैं, सरकार में भी हैं, ये सब भ्रामक बातें हैं और ये चलते रहते हैं। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि आज मेरा 2 साल हो गया, पहले कई बार रूमर फैलते कि बोला फलाना मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, ये मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, हुए क्या? जी नहीं हुए। तो ये सब चलते रहते हैं। मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की बात चल रही है, इस बात को मैं जरूर पूछूंगा, ये आप लोगों को जानकारी होगा। हाँ, चल रही है। तो क्या लगता है कि जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो नए नए विधायक चुन कर आए थे उनको मंत्रिमंडल दे दिया जाना, तो अब इसमें एक बार और जो नए विधायक हैं जो इसके लिए योग्य रखते हैं, इसमें आपका भी नाम चल रही है? सारे बहुत अच्छा चला रहे हैं, और हर व्यक्ति जीवन में नया कभी ना कभी होगा ही। जो पुराना है वो भी कभी नया था। डायरेक्टली कोई भी व्यक्ति निर्वाचित होकर सीधा नहीं आया। आपने बोला ना पहले कि नया नवेला है, अभी सीखने में समय लगेगा, तो मैं पहले बोलता था कि माँ के पेट से जन्म लेके काश में विधायक बनता, तो नया नहीं होता, पुराना होता जी। लेकिन सच बात यह है कि दुनिया में किसी भी पद पे बैठे हुए लोग वो कभी ना कभी नया था और काम करके पुराना हुआ है, और भागदौड़ किसी दिन आती है तो नया एक्सपीरियंस किया जाएगा और काम करने का कोशिश किया जाएगा जी। अपने आप को तैयार समझते हैं मंत्रिमंडल में जाने के लिए, काम करने के लिए? अभी नहीं, क्योंकि अभी सीतापुर के लिए हमें बहुत काम करना है, और कई बार मुझे पहले पूछे भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी निर्वाचित एमएलएज हैं, सबसे जूनियर मैं हूँ।
हर लिहाज से जूनियर हूँ। राजनीति का 2 वर्ष मेरा है, विधायकी का 2 वर्ष मेरा है। जी, आप जल जंगल ज़मीन की लड़ाई करने वाले, उनके बीच आप रहकर पले बढ़े हैं, लेकिन जिस प्रकार से जंगलों की कटाई हो रही है ये कितना सही है, क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं सब चीज़ को। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई अभी प्रोजेक्ट नहीं है जिससे कि जंगल की कटाई हो। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे जैसे भी अंबिकापुर, वहाँ सरगुजा संभाग में हो गया, तमनार में हो गया, फिर वहाँ इसमें बस्तर में हो देखिए, गया। मैं बाहर के विषय में बहुत कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन बस इतना जानता हूँ कि किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भी खदान खुलना हो या कुछ भी प्रोजेक्ट लगना हो, जैसे अगर एक नाली भी बनना हो, तो जहाँ 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, ग्राम सभा पावरफुल है। ग्राम सभा बिना प्रस्ताव पारित किए नहीं हो सकते। अगर ग्राम सभा ने प्रस्ताव दिए होंगे तो हो सकता है कि आधा गांव विरोध में होने के बाद भी अगर दिए होंगे तो हो सकता है कि संबंधित सरपंच या जो भी व्यक्ति जिसके हाथ में हस्ताक्षर है उन्होंने समझौता करके किया होगा। जी, आने वाले जो 3 साल है उसको किस प्रकार से आप लेकर चल रहे हैं, कितना कुछ टास्क आप बना के रखे हैं और किस दिशा में और किस क्षेत्र में कितना काम करना है? मुझे मेरा विज़न एकदम क्लियर है। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है और कैसे बेहतर किए जा सकते हैं। कठिन तो है लेकिन बेहतर हम लोग ज़रूर कर पाएंगे, ऐसा उम्मीद है। सुरक्षा के क्षेत्र में आप देखना कि प्रमुख सभी चौकों में हमने सीसीटीवी कैमरा से लेकर गांव के जितने दुकानें हैं उनको भी आग्रह किया है कि अपने अपने दुकानों में कैमरा लगाइए, क्योंकि आज जो है ना अपराध के जो है ना आधुनिक कई तरीके आ रहे हैं। तो अपने क्षेत्र को हम लोग सुरक्षित रखें। जितने हमारे क्षेत्र में घुसने के जो बॉर्डर हैं उन सभी जगहों पे सूचना बोर्ड से लेकर निगरानी तक सब कुछ हम लोगों ने लगाया है, ताकि कोई भी आपराधिक श्रेणी का व्यक्ति इधर आता है, पता चलता है तो हम लोग सतर्क हो जाएं। और इतना ही नहीं, सुशासन जिस हिसाब से देखिएगा कि हमारे क्षेत्र में हम कोशिश कर रहे हैं कि हैंडपम्प अगर ख़राब होता है तो फ़ोन भी ना करने की ज़रूरत पड़े, QR कोड से स्कैन करें। हैंडपम्प में हम लोग QR कोड लगा रहे हैं, तो उससे जो है ना सीधा कंप्लाइंस हमारे पास आ रहा है और विभाग के पास जा रहा है और 24 घंटे के अंदर में उसको ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा विकास के क्षेत्र में हम लोगों ने अलग अलग बांट रखा है कि ब्रिज कितने बनाएंगे। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि 2 साल में सीतापुर में ब्रिज कॉरपोरेशन का काम जो है ना बड़ा लेवल का ब्रिज बनाना खत्म हो जाएगा। तो क्यों खत्म होगा? क्योंकि हमारा विजन क्लियर है कि हम पहले इसको बनाएंगे, सेकंड में इसको बनाएंगे, थर्ड में इसमें बनाएंगे। ऐसे ही पर्यटन का विकास हो गया, हॉस्पिटलों का विकास किस तरीके से आपने देखा ही होगा। तो और रोज़गार के क्षेत्र में हमको काम करना है और जितना हो सके हम लोग कर ही रहे हैं। इस तरीके से इस 3 साल जो बचा हुआ है, 3 साल मैं नहीं मानता, 2 ही साल हमारे पास है। इसमें अब तक जो हमने किया इसमें और स्पीड करने का पूरा प्रयास है। जी, आपका बहुत धन्यवाद समझने का चर्चा की हमारे साथ। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को? बिल्कुल, मैं अपने सीतापुर की जनता से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि हर एक समय ऐसे मौसम परिवर्तन होते रहता है। जैसे अभी ठंड है तो ठंड के समय से लेकर धान कटाई का समय आता है, धान बुआई का समय आता है। हमेशा अपने आप को सतर्क रखें। और कई बार क्षेत्र में अनजान लोग घूमते हैं चंदा मांगने के नाम पर, या कई बार बाबा के भेष में कई बार बैल लेकर घूमते हैं और हमेशा दावा ये करते हैं कि आपके जान को खतरा है, ऐसा वैसा कह के आपको डराने की कोशिश भी करते हैं। इनसे सतर्क रहें। किसी की बातों को बिना ऑथेंटिक कागजात के भरोसा ना करें या किसी भी अनजान व्यक्ति को गांव में ना घूमने दिया जाए। उनसे ये ज़रूर पूछें कि थाना से अनुमति या किसी प्रकार का सरकारी अनुमति है कि नहीं है। अगर कागज़ दिखाता है तो एक बार यकीन किए जाना ज़रूरी है कि ये कागज़ सही है कि नहीं है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि चीट फंड के नाम पर 1 पैसे को 4 बनाने के लिए गांव में घूमते हैं और आपको ये झांसा देने की कोशिश करते हैं कि 10,000 दीजिए आपका 50,000 मिलेगा। ऐसे लोगों से बचें। आप सभी के पास लगभग सीतापुर विधानसभा में हर तीसरे व्यक्ति के पास मेरा मोबाइल नंबर है। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर नज़र आता है क्षेत्र में, तो अगर पुलिस से संपर्क नहीं हो पाता है तो मुझे संपर्क कीजिए। आपको फ्रॉड से बचाना पूर्ण रूप से हमारा धर्म है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप सबका सहयोग हमेशा बना रहे। धन्यवाद।